हाय राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आपका है लेसन अध्याय 8 खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर से 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो बस आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। तो बस अभी तक अगर नहीं भी लगे हैं तो प्रॉपर अब लग जाइए, क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। बोल रहा है कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। उसकी छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे के एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब देखकर बड़ा मज़ा लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का औजार आपका कब तक हुआ था, तो ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग आपके 3000 साल पहले से ही शुरू हो गया था, ठीक है। कब हो गया था आप लोग का, तो लगभग आपके 3000 साल पहले ही आपके लोहे का प्रयोग जो था वो शुरू हो गया था। महापाषाण काल कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। जो आपका कब्रों में लोहे का औजार जो मिला था आप लोगों ने पढ़ चुका है। जो आपका जहाँ पे मृत शरीर मिला था, खाने पीने का सामान मिला था आप लोग के। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि करीब आपके 25,000 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हुए हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया है। देखिए ये बोल रहा है कि लगभग आपके करीब 25,000 वर्ष पहले लोहे के औजार को बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल भी शामिल किया गया था। और अध्याय 5 में भी आप लोगों ने पढ़ चुका है कि लोहे का फाल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन के लिए बढ़ गया था। कब, जब आपके मगध का शासन था तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो कृषि व्यवस्था थी वो ज़्यादा आपका प्रोग्रेस करने लगी थी और आपके लोहे के फाल का भी आवश्यकता अनुसार ज़्यादा प्रयोग होने लगा था। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ हथियार भी लोहे के यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं आप लोग को, छोटे छोटे से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे लोहे के कुछ हथियार हैं। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई के लिए। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरें हुए, कुएं हुए, तालाब, कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। देखिए जो आपका इसके बाद क्या हुआ, सिंचाई का भी प्रचलन हुआ। क्या था कि सिंचाई के लिए आप लोग की नहरें हुई, कुएं हुई, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय का निर्माण भी किया गया। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि औजार में क्या क्या था कि हसिया हुई, कुल्हाड़ी हुआ, सणसी हुआ। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो ये तो आप सबके घर में होता होगा, कुल्हाड़ी, सणसी, वो चिमटा को, ये चिमटा को बोल रहा है यहाँ पे सणसी, ठीक है। क्या बोल रहा है, चिमटा को सणसी बोल रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर हसिया बोल रहा है, फिर इसको बोल रहा है कुल्हाड़ी बोल रहा है। ये कुल्हाड़ी हो गया आप लोग का, ये आपका कुल्हाड़ी है, ये आपका हसिया है। चलिए तो ये तो रोजमर्रा आपके जीवन में सबके घर उपयोग होता है। उसी को चाकू, आप लोग चाकू यूज़ करते हैं, तो पहले के ज़माने में हसिया का प्रयोग होता था। पहले के नहीं, अभी आपके पूर्वज, आपके
गांव के लोग भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हंसिया का भी उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम प्रचलन ही खत्म हो गया। फिर बोल रहा है आप लोगों से कि गांव में कौन रहते। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लाल, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर को दास, कैडिशियार और अदमाई कहलाते थे। देखिए ये जो टॉपिक बोल रहा है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शीटेट में ये पूछा जा चुका है। ये जो टॉपिक है, तो बोल रहा है कि जो आपके दक्षिण और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश जो गांव थे, कम से कम 3 तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। तमिल में आपके भूस्वामियों को विल्लाल बोला जाता था। फिर वहाँ के साधारण हलवाह जो होते थे उनको उड़वार बोला जाता था। फिर क्या बोलते थे लोग, जो भूमिहीन मजदूर होते थे उनको या तो आपके दास, कैडिशियार बोला जाता था या तो आपके अदमाई कहलाते थे ये लोग। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? तो वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो जो वो गाँव के लोग रहते, जो गाँव का प्रधान व्यक्ति होता था वो आपका ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, यहाँ चलिए, यहाँ देखिए आप लोग कि यानी यह पद अनुवांशिक था। जो इन लोगों का ग्राम भोजक लोग रहते थे, तो इन लोगों का जो पद था वो अनुवांशिक क्या होता है? जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो वो चीज़ होता है। तो वो बोल रहे हैं लोग कि ये जो दर होता था ये अनुवांशिक होता था। फिर बोल रहा है कि ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जो इनके ग्राम भोजक होते थे, तो इनकी ज़मीन जो होती थी, इनकी ज़मीन पर या तो इनके मजदूर काम करते थे या तो इनके दास काम करते थे। फिर बोल रहा है कि इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो जो लोग राजा लोग रहते थे, तो क्या करते थे कि जो ये ग्राम भोजक होते थे, ये प्रभावशाली, इनके पास प्रभाव था, तो इसकी वजह से इन्हीं को जो कर लिया जाता था उस कर को वसूलने का कार्य इन्हें सौंप दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। फिर कभी कभी ये लोग क्या करते थे कि ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी ये लोग काम कर देते थे, जो आपके ग्राम भोजक होते थे। देखिए मैं इसलिए आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये देखिए थ्योरी जो होती है ना, थ्योरी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग के माइंड में सीधे ऐड होता है ना, स्टोरी जैसा रहता है। और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा आप लोग को इधर उधर होगा, लेकिन आपके जो थियरीज़ होंगी वो आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है यहाँ पे कि कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार, जी देखिए इनमें जो दास होते थे उनमें कुछ कर्मकार भी कहलाते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो देखिए आप लोग कैसे देखेंगे, इनके जो पहले के जो आपके दक्षिण और उत्तर में जो दास होते थे जो ग्राम भोजक के समय में, तो उन्हें क्या बोला जाता था? अडमाई या आपके एक सेकेंड, अदमाई आपका या तो कैडिशियर बोला जाता था। फिर बोल रहा है कि जो इनके कर्मकार होते थे, इनको जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी उनको क्या बोला जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे कि उन्हें कर्मकार बोला जाता था। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अभी आप लोगों ने देखा ऊपर। फिर देखिए कुछ प्राचीनतम तमिल रचनाएं, और देखिए ये भी टॉपिक आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, क्योंकि ये पूछता है आप लोगों से क्वेश्चन में। बोल रहा है कि तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग आपके 23,000 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम कहा जाता है क्योंकि मुदुरे को कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। और ये टॉपिक आपसे एज इट इज पूछ के आया है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखते चलिएगा कि जो इनकी रचनाएं होती हैं 23,000 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम कहा जाता था। जो तमिल की रचनाएँ होती थी उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि नगर,
क्या कहती हैं कहानियाँ आपकी, यात्रा विवरण और मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। तो तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं में इनका संकलन किया गया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो एक स्टोरी दी गई है खुशहाल गांव। चलिए, ये स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वही आपको प्रोवाइड कराएंगे कि प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। जो आपके मूर्तिकार थे यहाँ पे, तो इनकी गांव है, शहर है, जंगल है, इनसे जुड़ी जो घटनाएं हुई हैं उन मूर्तिकार के कलात्मक ढंग से जो मतलब मिला है, उससे मतलब ये पता चलता है कि ये लोग बहुत मतलब मूर्तिकार भी थे, कलात्मक ढंग से उसे उकेरते भी थे। और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारा सजाया जाता था जहाँ पर लोग वहाँ पे आते भी थे। तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। बोला कि इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ पर आपके लोग आते जाते भी थे। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, पहले आप लोग थोड़ा सा थियोरी पे ध्यान दे लीजिए। बोल रहा है कि दिल्ली, देखिए वलय कूप है ना, ये भी आपका टॉपिक आपका सीटेट में पूछा जा चुका है, तो इसे भी ध्यान से देखिए। ये है आपके दिल्ली में मिला हुआ, ये वलय कूप है। क्या है? वलय कूप। बोले कि सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला है का नमूना है। ये जो है ये आपके सांची का स्तूप जो है उसी का नमूना बनाया गया है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करिए। यहाँ पे दे रहा है जो इस छतों का वर्णन करना है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, बोल रहे कि अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा कि इनमें कुछ शहर पर कोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों, छप्पर से बने होने के कारण से ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। बोल रहा है कि मतलब ये जो बना है आपके लकड़ी का बना है, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्परों से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक जो आपका वलय कूप है वो नहीं टिका है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा ये पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है जिन बोल रत्नों पर वह रुक गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। जो आपकी हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ के हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन और आपकी सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। फिर बोल रहे हैं कि राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन होते थे, गायक किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी इसमें शामिल रहते थे। जो आपके राजा के लिए उपहार आता था तो इसमें चांदी के बर्तन थे, गायक किशोर थे, सुंदर औरतें थीं और अच्छे शराब तथा उत्कृष्ट कपड़े शामिल होते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आहत सिक्के सामान्यतः आयतकार। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आहत सिक्के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आपका आहत सिक्के और इस पे भी बहुत क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया आपके सीटेट में। तो बोल रहा है पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों के इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के आपके माने जाते हैं जो करीब आपके 500 साल चले थे। मतलब जो आपके ये आहत सिक्का है लगभग ये 500 साल तक चला था।
इसके नीचे चित्र दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। क्या बोल रहा है कि चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ये जो चित्र बना है इसी को बोल रहा है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। देखिए, बी नियम का अन्य साधन जो होता है, ये कविता दिया गया है वी नियम का। चलिए इस पे आप लोगों को क्वेश्चन अभी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए आपका मथुरा है, यह लगभग आपके 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक यह एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। जो आपका मथुरा है, लगभग आपके 2500 साल तक से भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नगर रहा है, बल्कि क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर की चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का आपका केंद्र था। लगभग आपके 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। अभी आपका जो नेक्स्ट है आपका लेशन आएगा, उसमें आप लोगों को मिलेगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ पर जो आपका मथुरा है वहाँ पे आपके बौद्ध विहार भी मिलेगा और यहाँ पर एक जैन मंदिर भी मिलेगा। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। जो आपका मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो बोल रहा है कि यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। चलिए, मथुरा में प्रस्तर खंडों था मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो आपका दान दिया गया होगा आपकी स्त्री और पुरुषों द्वारा, तो वही बोल रहा है कि वहाँ पे उल्लेख मिल रहा है कि प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों और बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। तो वही बोल रहा है कि अब मथुरा के ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। बोल रहा है कि मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो आपके हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। तो जो बोल रहा है ये लोहार थे, बुनकर थे, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, तो ये सारे अब आपके मथुरा में थे जो आपके हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। चलिए, शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थल में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहे जाते थे, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में जो आपका पूरा स्थल है यहाँ पर कुछ शिल्प के नमूना मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये ज़्यादातर आपके उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिला है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। देखिए, ये जो टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल रहा है कि ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन जो था आपके इस समय बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में आपके वाराणसी और दक्षिण में आपके मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष जो थे वो दोनों लोग काम करते थे। चलिए, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। जो आपका संघ था उसे श्रेणी भी बोला जाता है, इसलिए एक एक वर्ड ध्यान से देखते चलिएगा। जो अनेक शिल्पकार थे तथा व्यापारी थे अपना अपना संघ बनाने लगे थे, ठीक है। तो जो संघ था उसी को श्रेणी बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण
कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि आपके व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है, फिर बोल रहा है सूत कातने और बुनने के नियम। आपका ये जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन लंबा क्लास होने वाला है, लेकिन फिर भी चलिए ये आपको प्रोवाइड पूरा करा देंगे। ये यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि कातने और बुनने के नियम, ये नियम जो है आपके अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने में काम में विधवाओं, सक्षम और सक्षम महिलाओं और भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्ति दासियों, सेविकाओं और आपके अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। देखिए ये जो बोल रहा है ना कि ऊन के पेड़ों की छाल जो थी, कपास था, पटुआ था, सन था, इनको तैयार करने के लिए आपकी विधवा लोग थी, सक्षम महिलाएं भी थीं, इसमें आपकी भिक्षुणियाँ भी थीं और वृद्ध वेश्याओं तथा राजा की अवकाश प्राप्त जो दासियाँ थीं वो भी थीं, सेविकाएं थीं। अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देनी चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। जो अपारिश्रमिक क्या बोल रहा है कि जो वो लोग परिश्रम करते थे, उनका जो मतलब जो आपका बनता था, जो भी पैसा बनता था वो उनको मिलता था। तो इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जो निरीक्षक होता था कि अगर उन औरतों के तरफ देखता है या उधर उधर की बातें मतलब फालतू बातें करता है तो उनके पे भी मतलब सज़ा मिलने की इसमें प्रथा थी। चलिए, अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना पड़ता था। फिर बोल रहा है कि इसीलिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखिए जो आपकी जो यहाँ पे जो प्रथा था, तो अगर औरत जो थी जो अपना काम नहीं पूरा कर सकती थी तो उनको क्या था कि जुर्माना देना पड़ता था, या तो कर जुर्माना या तो उनके हाथ काट लिए, उनके अंगूठे काट लिए जाते थे। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। फुल बोल रहा है कि सूक्ष्म निरीक्षण जो था, अरिकामेडु मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकामेडु जो पुदुचेरी में ढूंढो, जो आपका वो मानचित्र था उसमें बोल रहा है ढूंढने के लिए। बोल रहा है कि लगभग आपके 2200 साल से 1900 साल पहले आपकी अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यह एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली की एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। फिर बोल रहा है कि कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे वही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि अभी
अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे मिले हैं। आरंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता था, जो कि आप लोग के सामने है, यहाँ पे दिख भी रहा है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मानचित्र में दिया गया है, यहाँ रोम है। यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग आपके तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम का एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी, रोम एक आपका बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीबी 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर को बनवाया और ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को जो दिखा रहा है एक्वाडक्ट, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये आपका रोम का जो नगर है, रोम जो आपका शहर है, तो ये यूरोप के उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला एक साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ से दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें भी होती थीं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने अश्नानागर भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानघरों और फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्वाडक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, यही बोल रहा है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण आप लोग के लिए लोहा, देखिए इसमें क्या था कि लोहा मिला, गांव, सिंचाई, संगम, नगर। संगम आपको क्या बोला, तमिलनाडु के जो ग्रंथ थे उनको संगम बोला जाता था। लोहा दिखे आप लोग, वलय कूप आप लोगों को दिखा, पत्तन दिखा, श्रेणी आपको संघ को बोला जाता था। तो ये सब सारे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए आइए, थोड़ा सा आप लोग के क्वेश्चन पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, बोल रहे हैं कि खाली जगह को भरो। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो तमिल के बड़े भूस्वामी को आपका बोला जाता था, एक सेकंड, वेल्लाल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेल्लाल। जो आपके तमिल के बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेल्लाल बोला जाता था। बोल रहा है ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्रायः आपके दास या मजदूरों द्वारा, एक सेकंड, ये तो वेल्लाल था आपका, यहाँ पे वेल्लाल बोला जाता था, यहाँ पे दास या मजदूर होगा। क्या होगा? दास या मजदूर द्वारा खेती किया जाता था। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तीसरा बोल रहा है कि तमिल के हलवाहे को उड़वार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तो उड़वार बोला जाता। देखिए, एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। फिर बोला अधिकांश गृहपति को आपके स्वतंत्र हेडराइटिक पे मत जाइएगा। स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। क्या होते थे? स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। अधिकांश जो गृहपति होते थे वे स्वतंत्र होते थे और आपके छोटे भूस्वामी कहलाते थे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? तो ग्राम भोजक गांव के प्रधान व्यक्ति होता था। प्रायः एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ग्राम भोजक का पद
प्रायः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर खेती करते थे। ये ग्राम भोजक बहुत ही शक्तिशाली होते थे क्योंकि राजा कर वसूलने का कार्य भी इन्हीं को सौंप देता था। ये लोग न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम कर लेते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो गांव में मुख्य रूप से आपके बढ़ई रहते थे, लोहार रहते थे, कुम्हार रहते थे, बुनकर जैसे शिल्पकार रहते थे। और शहरों में मुख्य रूप से सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले आपके शिल्पकार रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वलय कूप का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, वलय कूप किसके लिए? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए। तो आपका होगा यहाँ पे वलय कूप जो होता था आपका वलय कूप नहाने के लिए नहीं, कपड़े धोने, यहाँ पे जल निकासी के लिए किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि आहत सिक्के आपके किसके होते थे? चांदी, सोना, टीन। तो आपका आहत सिक्के आपके चांदी के थे। चलिए नेक्स्ट पे चलें। हाथी के दांत बने होते थे। मथुरा महत्वपूर्ण गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र। तो ये आपका एक धार्मिक केंद्र माना जाता था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है। चलिए फिर बोल रहा है श्रेणी किसके लिए? शासकों के लिए, शिल्पकारों के लिए, आपके कृषकों के लिए अथवा पशुपालकों का आपका संघ होता था। आपके शिल्पकारों के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए होगा? तो शिल्पकारों का एक संघ होता था, उसी को श्रेणी बोला जाता है। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ के आया। चलिए बोल रहा है यहाँ पे वही चीज़ है, वही आंसर यहाँ पे बता रहा है। पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे और औजार में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? अन्य औजार किस काम में आते होंगे? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना, आपको चिमटा दिख रहा है, ठीक है। ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये आपको, इसको क्या बोला जाता है? जो हथौड़ी नहीं, वो जो मिट्टी खोदने का होता है ना, लोहे का हथौड़ा, शायद इसको हथौड़ा शायद बोला जाता है। चलिए यहाँ पे अभी देख लेते हैं। इसे बोला जाता है हंसिया। जो आप लोग चाकू का यूज होता है ना, तो इसको हंसिया बोला जाता है। तो यहाँ पे इन औजारों में हंसिए, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी देखिए, कुल्हाड़ी और का प्रयोग तथा खेती के लिए किया जाता है। जबकि सणसी का प्रयोग, जो सणसी आप लोगों को दिखा, उसको क्या बोला जाता है? चिमटा। प्रयोग लोहारों के अन्य औजारों के बनाने में किया जाता था। चलिए अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना में तुम उन शहर की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समानताएं दोनों व्यवस्थाओं में शहर के गंदे पानी का निकासी शहर से दूर करने का समान उद्देश्य था, ताकि शहर के बीच में सफाई की व्यवस्था अच्छी बनी रहे। अंतर, पहले समय में नालियाँ भूमिगत नहीं होती थी, जो आपका अंतर बता रहा है। तो आपकी पहले जो नालियाँ थी वो भूमिगत नहीं होती थी, लेकिन आज के शहरों में जल निकासी के लिए भूमिगत नालियाँ बनाई गई हैं। पहले के समय में नालियों के गलियों के बीच में बने होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन अब के समय में नालियाँ गलियों के किनारे पर बनी जाती हैं। चलिए यहाँ पर बोल रहा है, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल जो होता है कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल क्या होता है आदि। मैंने बढ़ई शिल्पकार को काम करते देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी को वनों से काट कर लाई जाती है। वहाँ कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़े का प्रयोग होता है। तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपने शहर या गांव के लोगों को कार्य की एक सूची बनाइए। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शहरों और परिवारों में स्त्री और पुरुष जो थे वे दोनों काम करते थे। स्त्रियों और पुरुषों को दोनों एक समान समझा जाता है। जो अभी मतलब इस श्रेणी का जो मथुरा में आपका राज्य है, मथुरा का बात बता रहा है कि यहाँ पे जो स्त्री और पुरुष थे वहाँ पर सबको समान समझा जाता है। किसी से कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं। फिर मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था।
मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ और आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। समझ लीजिए कि आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। और सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को है राम राम, राधे राधे।